हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के आईएएस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है रुद्र गौतम, मेरे साथ हैं प्रदीप पहल सर और हमारे साथ हरियाणा सिविल सर्विसेज के टॉपर नेम इज कमल चौधरी जी। ही गॉट रैंक फर्स्ट इन हरियाणा सिविल सर्विसेज और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें यहां पर हरियाणा सिविल सर्विसेज की पूरी तैयारी कैसे करनी है, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे हो, मेंस की तैयारी कैसे और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, उन सभी विषयों पर आज हम सर से बहुत सारी गाइडेंस को लेने वाले हैं। और साथ ही साथ में पूरे हरियाणा में जो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, मैं एक बार बताना चाहता हूं कि ये सबसे पावरफुल पोस्ट होती हैं। जो हरियाणा राज्य की सबसे ताकतवर पोस्ट है वो हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम के माध्यम से होती हैं, जिसमें स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और तहसीलदार जैसी पोस्ट। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमल चौधरी और ये आपको बहुत सी बातें बताएंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा उनको, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने रैंक फर्स्ट प्राप्त किया है और आपके कारण बहुत से हरियाणा के एस्पिरेंट्स, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। वो लोग प्रभावित होते हैं जब आप बहुत सारी चीजों को बताएंगे, तो शायद हरियाणा के गांव गांव तक जब ये मैसेज जाएगा तो वो लोग भी प्रिपरेशन के इस दौर में आएंगे। और सबसे खास बात, हरियाणा ने आयोग ने बहुत पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया, प्रीलिम्स मेंस और मेंस सभी को बहुत अच्छे से कंडक्ट किया और टाइमली रिजल्ट भी दे दिया। तो क्या कहेंगे सर? प्रदीप पहल सर आप। और जैसे सर ने अभी कहा कि बिल्कुल बहुत पारदर्शिता के साथ इस एग्जाम को लिया है। नहीं तो इससे पहले होता आया था पिछली सरकारों में कि भाई आप बस पर्ची से सारी सिस्टम हो जाता था। लेकिन जैसे मैं देखता था दूसरे स्टेट्स में हमें देखने को मिलता था रुद्र सर, कि भाई जैसे एक बार मैंने सुना कि यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें पहले स्थान पर एक कोई लड़की हरियाणा से जो है उसका संबंध हरियाणा से है। तो हमने सुना, अब की बार मैं सुन रहा हूँ कि भाई हमारे हरियाणा का कोई एक बच्चा ना होकर के वो पंजाब से संबंध रखता है। और इसका मतलब पारदर्शिता ही है ये, ठीक है। और हरियाणा सरकार ने बिल्कुल इतना जल्दी रिजल्ट लेके आए, मतलब 2 दिन पहले जो है इंटरव्यू खत्म हुआ है और अभी आज उसका रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जो है नई पोस्ट के लिए नया नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं रैंक 1। अरे उसके बारे में सोच करके भी बहुत क्लास में केवल एक ही बच्चा होता है जिसका रैंक 1 होता है, जो पहली पोजीशन लेकर के आता है। तो उस रैंक 1 और अभी इन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में देखा है कि किस तरीके से कैसे तैयारी करी है। और थोड़ा बहुत मैं इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने यूपीएससी का भी मेंस इनका क्रैक हो रखा है। इनको इंटरव्यू देना है अभी, मतलब वो यूपीएससी के साथ साथ और पंजाब के होते हुए, और जिसका संबंध पंजाब से है, हरियाणा के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते। और जिन्होंने यूपीएससी, उनका मेन जो मोटो है वो यूपीएससी क्रैक करना है, डेफिनेटली यार वो अपने इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट होती है। उन्होंने हरियाणा का जो है टेस्ट एचसीएस दिया और उसमें रैंक 1 हासिल किया। कैसे कैसे क्या रही वो हम सर के साथ बात करने वाले हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए कि आपने एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल करी है अपनी लाइफ में। बहुत कम बंदे इस लेवल पर पहुंच पाते हैं। तो सर आपको बहुत थैंक बहुत यू शुभकामनाएं। सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस सर। सर, आप कुछ स्टूडेंट्स को सबसे पहले कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि बताई जाए, फिर मैं कुछ प्रश्नों को पूछना चाहूंगा ताकि स्टूडेंट्स को भी आपके बारे में एकदम क्लियर हो सके, एग्जाम के बारे में भी क्लियर हो सके। तो प्लीज आप पहले कुछ स्टूडेंट से कुछ 2 शब्द कहना चाहें तो। मैं अपनी इंट्रो दे देता हूँ। माय Yes. नेम इज कमल चौधरी, एज यू नो। Yes, sir. आई बिलोंग टू मोहाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। Yes. मेरा जहाँ तक एजुकेशन बैकग्राउंड का सवाल है, डन सिविल इंजीनियरिंग और मेरी स्कूलिंग सब चंडीगढ़ से ही कंप्लीट हुई है। दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एट एचसीएस एंड विद गॉड्स ग्रेस आई एम एबल टू क्लियर इट दिस टाइम सर। ओके ओके। ये ऐसा क्यों होता है सर कि ये इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही, चाहे आप यूपीएससी बात करें, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, ये इंजीनियरिंग वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही जो है बड़े बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम जो देश में होते हैं तो उनको क्रैक करते हैं? उसके पीछे कोई लॉजिक? सर कि एक लॉजिक तो नहीं हो सकता, बिकॉज आई फील जो ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करते हैं दे आर इक्वली कैपेबल और इक्वली स्मार्ट। तो ये कोई एक बट कैपेबल तो डेफिनेटली आप बिल्कुल होते हैं, लेकिन फिर भी एक कम्युनिटी वाला सब्जेक्ट लेकर के और एक बच्चा जो है वो मतलब
बीटेक करके आता है या एमबीबीएस करके आता है और वो सब्जेक्ट अपने वाला सब्जेक्ट भी चूज नहीं करता, कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज करके और एक अच्छे पोस्ट के ऊपर एग्जाम को क्रैक करता है। तो उससे सर रिगार्डिंग मैं आपसे पूछ रहा था। तो इसका रीजन शायद ये हो सकता है कि हम अपने 4-5 साल की जो भी टेक्निकल स्टडीज होती है उसमें इतना टेक्निकल नॉलेज गेन करते हैं कि वो माइंड फिर वो थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है चीज़ों को लेके। तो एज ए इंजीनियर हम सोचते हैं कि कैसे 8 घंटे का काम 3 घंटे में किया जाए, तो वो फिर कहीं ना कहीं हेल्प करता है सर। बहुत बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक सर बता रहे हैं कि भाई मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटिव अप्रोच तो होती है, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बीटेक वाले स्टूडेंट ही, बहुत से स्टूडेंट्स आजकल ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के भी टॉपर रहे हैं, नो डाउट। ये दोनों ही बातें अपने आप में सत्य तो हैं। लेकिन सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपकी जो पूरी प्रिपरेशन जर्नी है, जैसे कई बार ना स्टूडेंट्स इस पक्ष पे होते हैं कि ना जो टॉपर्स बन रहे शायद उन्होंने अपने स्कूलिंग से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है, ग्रेजुएशन से तैयारी शुरू कर दी है। तो मैं जानना चाहूंगा आपकी जो प्रिपरेशन पूरी जर्नी है, वो प्रिपरेशन जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है, उसके बारे में बताइए प्लीज। जी सर, ऐसा क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सर्विस में है, ही इज़ द एम्प्लॉय ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। तो अक्सर मैंने ऑफिसर्स की कहानियां सुनी है कि हाउ दे वर्क और हाउ दे कैन इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल, हाउ दे इम्प्रूव द लाइवलीहुड। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि एक ऑफिसर क्या होता है या ऑफिसर कैसे बनते हैं, वो प्रोसेस का पता चल गया था 12th में जाते जाते। 12th बट में जाते फिर जाते आपने, ओके, हाँ, तब मेरे को थोड़ा आइडिया था कि कैसे आइडिया था। ये सब होता है। बट फिर कॉलेज में मेरे को क्योंकि इंजीनियरिंग करने का मन था तो मैंने इंजीनियरिंग किया। हम्म। बट फाइनल ईयर में आके मैंने मन बना लिया था कि मेरे को सिविल सर्विसेज ही करना है अपनी ग्रेजुएशन के बाद। तो ओके। बट मैंने तैयारी अपनी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई 2019 में कंप्लीट हुई मेरी ग्रेजुएशन, हम्म। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और मैंने एक कोचिंग ली। तो उसके जब कोचिंग भी सर वो पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। ओके। तो फिर मैं घर वापस आ गया 2020 में। 20। तो 2020 से तो कंटिन्यूसली फॉर पास्ट 3 years इट्स बीन आई बीन प्रिपेयरिंग सर। Okay, so finally I can say one thing, like this COVID pandemic became boon for you, I think। ये तो आई आपके लिए फील रामबाण सर। बन गया कि आपको, सर मेरे को भी ऐसा लगता है कि ना सेल्फ स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही है। आपने अपना गाइडेंस ले लिया और फिर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है, नो डाउट, तो फिर वहां रिजल्ट आता ही है और आपने ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट रैंक लाना वाकई में काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया थैंक सर। यू सर। और सेल्फ स्टडी जो होता है, मतलब कोचिंग डेफिनेटली जरूरत होती है कि वो आपको पुश करती है, लेकिन सेल्फ स्टडी का कितना योगदान होता है कि किस कोई भी अचीवमेंट आप हासिल करते हैं तो? सर आई थिंक 100% तो आई फील इट्स ऑल सेल्फ स्टडी कि आप कितना, क्योंकि कोचिंग वाले आपको डेफिनेटली एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि आप बिल्कुल। ये पढ़िए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको वो बुक खुद ही जाके खोलनी है और खुद ही पढ़ना है। तो सेल्फ स्टडी का तो सबसे बड़ा हाथ होता ही है सर। क्योंकि मतलब जो होता है ना कि आप क्लास में तो कितने बहुत अच्छे अच्छे टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप घर जाकर के जब उसका सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो और वो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट किया, फिर कोविड आ गया, तो उसके बाद मैंने 2 साल तैयारी किया, सेल्फ स्टडी ही किया है। और सेल्फ स्टडी के बेस के ऊपर मतलब एक तरीके से ताली बजाने का मन करता है कि पहली बार कोई एससीएस एग्जाम, और अपने हरियाणा का सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम इसको हम कह सकते हैं, उसका उसमें भी पहली रैंकिंग लेके आना आपके लिए, मतलब आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ना कई बार क्या होता है, केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं सेपरेटली, मेंस की तैयारी अलग कर रहे होते हैं। तो वैसे तो हमारे को तो बहुत क्लैरिटी है, हम लोग फैकल्टी के तौर पे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि प्री मेंस को कैसे बैलेंस करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और आपकी कोई पर्सनल स्ट्रेटेजी है कि भाई इस प्रकार से यदि आप स्टडी करेंगे तो एग्जाम आसानी से क्रैक होगा, कुछ ऐसी बात यदि आप बताएं। सर जहाँ तक 3 स्टेजेस की बात है, हम्म। डेफिनेटली तीनों डिफरेंट स्टेजेस हैं और तीनों डिफरेंट अप्रोच डिमांड करती है। बट जो बेसिक स्टडी है, जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उनको ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि वो तीनों के हिसाब से तैयारी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ फैक्ट्स, प्रीलिम्स के लिए जैसे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है तो मैं सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं पढ़ूंगा, बट जो एसेंस ऑफ पॉलिटी है उसको भी ध्यान में रखूंगा ताकि मैं मेंस में अच्छे आंसर लिख सकूं। सिमिलरली इंटरव्यू जैसे है, तो अगर पॉलिटी ले लेते हैं तो अगर कोई भी पॉलिटिकल इशू चल रहा है या कोई भी गवर्नेंस रिलेटेड इशू चल रहा है
तो इस पे मेरा क्या कोई अगर प्रॉब्लम है तो इस पे क्या सोल्यूशन होगा, कोई अगर डिबेट चल रहा है तो इसमें क्या मिडिल ग्राउंड होगा या फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो वो तैयारी के साथ साथ हमें अपना वैसा माइंड डेवलप करना पड़ेगा कि प्रीलिम्स भी हो जाए, मेंस भी हो जाए और इंटरव्यू की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। इसका मतलब साइमल्टेनियसली करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो स्टूडेंट नया होता है ना वो प्रीलिम्स को सेपरेट कर रहा होता है। कुल मिला के साइमल्टेनियस प्रिपरेशन करें और एक होलिस्टिक जिसको कहते हैं, है ना, जी सर। इंक्लूसिव स्टडी यदि है, होलिस्टिक अप्रोच। मतलब वो कई बार बोलते हैं ना कि आप ये सही है मेरे हिसाब से कि भाई, या फिर आप बताइएगा इसके बारे में कि भाई प्री की तैयारी नहीं करनी होती यार, सीधा मेंस की तैयारी करने लग जाओ, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? सर मेंस डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज लगती है मेरे को तीनों में से, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपका कहीं ना कहीं रैंक मेंस डिसाइड करता है। दैट वाज इन माय केस इन एचसीएस। बट एट द सेम टाइम सर मेंस भी तभी लिखेंगे अगर प्रीलिम्स क्लियर होगा, तो प्रीलिम्स को भी उतना इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। वैल्यू तो उतना ही रखता है वो प्री भी, जी लेकिन सर। मेंस से ज्यादा वैल्यू रखता है, तो फिर आप मेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं प्री में, तो वो फैक्ट भी हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन थ्योरी के लिए, आप मेंस के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, या इंटरव्यू में जो भी जैसे गवर्नमेंट इश्यूज होते हैं, कुछ भी हमारे देश में या प्रदेश में चल रहा होता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना होता है कि आप इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। यस। जी सर। सो सो इसी तर्ज पे मैं एक और जैसे प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका जो रिवीजन का स्ट्रेटेजी क्या रहा है, आपने रिवीजन का क्या मोड बनाया? कई बार ऐसा सजेशन होता है ना, वीकली, मंथली, और आपका क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी था और एग्जाम से पहले? सर मैं बहुत ज़्यादा प्लान बनाने में यकीन नहीं करता, नहीं करते? क्योंकि मैं फॉलो भी नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि मैं मंथली प्लान बनाऊं या वीकली प्लान बनाऊं, टू बी ऑनेस्ट, बट वो नहीं हो पाता है। तो मैं अपने डेली थोड़ा प्लान भी क्या दिमाग में रखता था कि बस आज मेरे को इतना पढ़ना है और ये पढ़ के मेरे को सोना है। कि ये तो कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिटी का अगर 40 पेजेस अगर लक्ष्मीकांत के मैंने रिवाइज करने हैं, तो आई मेक श्योर कि मैं उस दिन वो 40 पेजेस अपने रिवाइज करके ही सोऊं। तो इतना अगर डेली टारगेट छोटे छोटे आप रखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट करेगा, एज कम्पेयर टू अगर मंथली और वीकली टारगेट रखेंगे और पूरे नहीं होंगे तो भी फिर पूरा प्रिपरेशन हैपार्टेड हो जाएगा। यस तो यस यस। ऐसे सर मेरी अप्रोच थी। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही अच्छी अप्रोच बताई है कि बिल्कुल एक समय पर एक काम कर लिया और उसको उसी समय पर कर लिया, और शॉर्ट शॉर्ट गोल्स बना लिए, और क्यूमुलेटिव रूप से वो आपको फाइनली सोपान क्रम में अंतिम रूप से उस जगह पर पहुंचा देगा। बिल्कुल। तो जी सर। मैं एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा कुछ फैक्ट बता दूं कमल चौधरी जी के बारे में, कि इफ एम आई नॉट करेक्ट, प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, कि टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 675 होते हैं मेंस में, और जैसा उन्होंने 675 टोटल मार्क्स है मेंस और इंटरव्यू के, और 675 में से आपके जो मार्क्स आए हैं वो आए 398.75, और उसमें जैसा बता रहे हैं कि मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, तो आपके 358, इफ एम आई नॉट करेक्ट, सर 359 सर। 359, यस, यस। 359 मार्क्स आए। और आपने बोला है कि मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स का जो मदद मिलता है ना, वो अल्टीमेटली आपका फाइनल टॉपर लिस्ट में लेके जाता है। ये बिल्कुल सुनिश्चित है, सत्य बात है। तो देख लीजिए, आप लोग भी जो एस्पिरेंट हमें सुन रहे हैं, आप लोग भी देखिए, मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, जैसा आपको सर ने बताया। यस सर। जैसे सबसे पहले एक बार ये बताइएगा सर कि मान लो आप कोई भी अभी बच्चा है, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहा है, यदि आप अभी +2 में है या आप ग्रेजुएशन कर चुका है, तो वो किस तरीके से तैयारी स्टार्ट करे? कि जैसे आपकी वीडियो सुन करके कि भाई मैंने बीटेक किया है और बीटेक के बाद मैंने +2 तक थोड़ा थोड़ा मैं ऑफिसर्स के बारे में सुनना स्टार्ट कर दिया था अपने पिताजी से कि ये ऑफिसर इस तरीके से काम करते हैं, उन्होंने किसी के अंडर में काम किया होगा, तो और आपके मन में ये जो है भावना आई होगी कि यार मेरे को ये इस ऑफिसर के पद पर जाना है, तो इसके लिए कैसे जाया जाए, और उसकी तैयारी शुरू करी। तो अभी से बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई बच्चा बस ग्रेजुएशन कर रहा है नॉर्मल, तो कहाँ से तैयारी शुरू करे और कितने टाइम में वो तैयारी जो है वो कंप्लीट हो सकती है कि आपकी तरह उसकी रैंक फर्स्ट वो अचीव कर पाए? सर ग्रेजुएशन के साथ कैसे तैयारी करना है उसमें मेरा कुछ एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ग्रेजुएशन के साथ तैयारी नहीं की थी। बट जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू की, क्योंकि 4-6 साल से तो कुछ जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उनसे टच थोड़ा छूट गया था, बिकॉज 10th के बाद हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने कोचिंग ली थी, तो कोचिंग में जो पढ़ाते थे उनको रिवाइज करना वो मेन रहता था, कि जो पढ़ा रहे हैं क्लास में
वो एटलीस्ट मैं घर पे जाके एक बार पढूं कि मैंने आज क्या पढ़ा है। दूसरा, जो बेसिक बुक्स जो भी अपनी होती हैं सिविल सर्विसेज की, उनको पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना नहीं, उनकी रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखना कि ताकि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैक्सिमम रिटेन रह सके। मतलब स्टार्टिंग में आपको जो, जैसे मान लो कहाँ कहीं कोचिंग लेते हैं आप, या फिर आपको जो बुक्स बताई जाती हैं, जैसे आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, या जो आपको वहां से नोट्स मिलता है, या फिर जहां से भी आप स्टार्टिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिसोर्स ढूंढेंगे ही आप कि भाई कहाँ से आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और जो ठीक गलती पता चल ही जाता है। लेकिन कितना टाइम लगता है कि आप जो है उस लेवल पर पहुंच पाए कि आप मेंस क्रैक कर पाए या इंटरव्यू क्रैक कर पाए? 1 साल लगता है, 6 महीने लगता है, 2 साल लगता है? जैसे आपने कहा कि मैं ग्रेजुएशन के साथ तो तैयारी कर ही नहीं रहा था, मैं तो उसके बाद तैयारी शुरू किया है। 2019 में आपने ग्रेजुएशन पूरा कर दिया, और उसके बाद आपने 3 साल लगा दी, 3 से 4 साल जो है वो कंप्लीट होने में लगा दिया। तो वो, और पहले ही चांस में आपने जो है ये क्रैक कर दिया एचसीएस का एग्जाम। तो वो 1 साल लगता है, 2 साल लगता है? कितने साल में एक बच्चा जो बेसिक जिसका ठीक सा हो वो ये अचीवमेंट वो हासिल कर सके, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी सर, मेरा 2020 में फर्स्ट यूपीएससी अटेम्प्ट था। जी। तो तब तो सर प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ था, बिकॉज एज अ सेट बेसिक्स ही तब फाउंडेशन ही थोड़ी वीक थी, आई वुड से। बिल्कुल। सेकंड टाइम पे मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ, और उसका मेन रीजन था कि जैसे आपने पहले ही पॉइंट बोला था कि वो इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं ली थी मैंने। फिर थर्ड अटेम्प्ट में अभी मेंस क्वालिफाई हुआ है। तो जो अभी जहाँ तक आप, आपकी बार जो आपने मेंस क्वालिफाई किया वो थर्ड टाइम है आपका यूपीएससी जी में? सर, और एचसीएस में क्योंकि जब से मैंने तैयारी शुरू किया, फर्स्ट टाइम ये 2021 में वैकेंसी आई थी, बट पेपर होते होते अभी 2023 आ गया। तो इसमें जैसे 2020 जो फेल हुआ यूपीएससी का अटेम्प्ट, प्रीलिम्स फेल हुआ, तब फिर मैंने सोचा कि क्या कमी है, कि क्यों नहीं हुआ या फिर क्या वजह थी। तो तब फिर थोड़ी टॉपर्स वीडियो देखी, थोड़ा खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया, टेस्ट सीरीज को थोड़ा अच्छे से फॉलो किया। तो फिर प्रीलिम्स में ही अच्छा स्कोर आ गया था। फिर मेंस में वही कि तब प्रीलिम्स पे इतना फोकस हो गया कि वो कहीं ना कहीं मेंस इग्नोर हो गया था। तो फिर मेरा ऑप्शनल में थोड़े कम मार्क्स थे, तो इस साल थोड़ा ऑप्शनल पे काम किया। तो वही है कि थोड़ा अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलेंगे कि आप साइमल्टेनियसली अपना प्रीलिम्स भी तैयार करें और मेंस को भी अच्छे से तैयार करें, तो फिर इट्स अ वेरी डुएबल थिंग। ये कोई बहुत, आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं अचीव कर सकता सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक बार, कई बार मैंने सुना है कि, और सुना क्या, अभी जैसे देख भी रहा हूँ आपको, आप यूपीएससी का मेंस भी आपने क्रैक कर रखा है, और अभी आप जो स्टेट सर्विसेज का एग्जाम भी आप दे रहे हैं। तो एक किसी भी स्टूडेंट को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसको स्टेट की तैयारी करने में कितना ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा? मतलब क्या आपको जो कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? अगर भाई एक यूपीएससी का बंदा स्टेट सर्विसेज का एग्जाम देता ही देता है, तो वो क्यों देता है? आप इसके बारे में कुछ बच्चों को बता सकें। सर आई फील एट द एंड ऑफ द डे जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, जी उनका मोटिवेशन यही रहता है कि पब्लिक सर्विस करना। जी। और आई डोंट, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि यूपीएससी और सीएससी एग्जाम के बाद जो स्टेट सिविल सर्विसेज है वो आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो उनकी तैयारी करना अगर कोई करे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप आगे भी तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर नहीं भी करना चाहते तो अपने आप में एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। नहीं, वैसे दोनों लगभग सेम सा ही चीज है। वहाँ आपको ऑल ओवर इंडिया में जो है मतलब सर्विस आप दे सकते हैं। यहाँ पर हरियाणा में भी जो आप किसी भी स्टेट का सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, तो वहाँ भी आप सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे होते हैं, और वो बंदा भी आगे जाकर के आप आईएएस में आप कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई प्रॉब्लम भी, जैसे मान लो आप कोई, कितना ज्यादा फर्क होता है? जैसे आपने यूपीएससी और हरियाणा के जो सिलेबस में क्या कितना सारा फर्क आपको देखने को मिलेगा? चाहे आप यदि मान लो आप हरियाणा से हैं और आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, तो उसमें कितना फर्क है यूपीएससी और यूपी पीसीएस में, एचसीएस में? सर एचसीएस और यूपीएससी का डिफरेंस की बात है, प्रीलिम्स में जैसे इसमें थोड़ा हरियाणा की जीके पे फोकस करना पड़ता है। हरियाणा के क्वेश्चंस कुछ आते हैं प्रीलिम्स में, तो वो प्रिपेयर करना पड़ता है अपनी यूपीएससी के साथ साथ। और दूसरा, मेंस में जो इसका पैटर्न अलग है, इसमें 4 ही पेपर होते हैं मेंस में। 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश का। जीएस का इसमें एक ही पेपर होता है, उसमें सभी सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। और एक पेपर उसमें ऑप्शनल का होता है। तो जीएस और ऑप्शनल तो आपका यूपीएससी से ओवरलैप करता ही है।
इसमें मेन फोकस आपको लैंग्वेज पे थोड़ा हिंदी और इंग्लिश पे करना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक एज दे देता है बाकी कैंडिडेट की। अभी मार्क्स तो नहीं आउट हुए हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि कितने लैंग्वेज में मार्क्स आए हैं, बट हाँ, इसमें लैंग्वेज को आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है मेंस के लिए। और इंटरव्यू की तो वही अप्रोच है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं है और आप ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। So my question is, I was about to ask this question also. वो आपने शुरू भी कर दिया कि जो हिंदी की जो प्रिपरेशन है, इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है, तो जी ये सर। 100 मार्क्स का पेपर है। तो आपने यहाँ पर कुछ डिफरेंट अप्रोच रखा। मैं तो ना सीधे सी बात है सर, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हमारे जो स्टूडेंट्स है वो लाभान्वित हों। तो आप कुछ बुक्स नेम बताएं या कुछ ऐसी चीज की, हाँ मैंने ये अप्रोच किया था हिंदी में, इंग्लिश में ये अप्रोच किया था। जीएस तो मान गया कि भाई आपने जीएस पेपर 1 2 3 वो आपका यूपीएससी वाला हो गया, और ऑप्शनल की बात थोड़ी सी बाद में करते हैं। तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश में हमारे हरियाणा के बच्चों के लिए। यस सर, हिंदी से मेरा काफी टच छूट गया था कॉलेज तक आते आते, क्योंकि मेरी कॉलेज भी साउथ इंडिया से हुई है, ग्रेजुएशन साउथ इंडिया से हुई है, वीआईटी राइट, वीआईटी वेलोर से। जी सर। हाँ तो हिंदी से तो काफी टच लिखना और काफी छूट गया था, बट इस एग्जाम में आप हिंदी को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वो क्वालिफाइंग पेपर है, आपको 33% तो लाना ही लाना है। बिकॉज अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अगर हिंदी को पास नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट। तो हिंदी में मेरी सिस्टर की मैंने हेल्प ली। उन्होंने काफी मेरी हेल्प की हिंदी को अच्छा लिखने में और करने में। एक राघव प्रकाश की शायद उनकी बुक आती है, एक बुक है। मैं जानता हूं उनको, खैर जी सर। बात कर रहे हैं आप। हाँ जी सर, उनकी बुक को मैंने, हाँ जी, हाँ। उनकी ग्रामर को मैंने अच्छे से पढ़ा। हाँ। तो ये 2 चीजें मैंने हिंदी में की, और थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस की हिंदी में, तो कि हाँ, अपना वो राइटिंग को फिर से वो लेके आना। जो स्कूल में जैसे हिंदी लिखते थे, तो स्कूल में तो लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स आते थे, बट वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में जाके वो टच नेचुरली छूट जाता है। बट वो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और इंग्लिश में भी सेम, कि जैसे दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में ऐसे को थोड़ा अच्छा वेटेज मिलता है, शायद 30 मार्क्स के ऐसे थे। तो ऐसे को आप जितना ओरिजिनल रखेंगे और जितना, 30 है दोनों के। यस यस। जी सर, तो ऐसे को आप जितना ओरिजिनल रखेंगे और जितना अच्छे से और एक्सप्रेस कर पाएंगे, फ्लो रखेंगे, तो आई थिंक वो आपको हेल्प करेगा। तो आपका आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें, देखो सर ने आपको, एक तो सर मैंने ना प्रीलिम्स के बारे में देखा था। नॉर्मली प्रीलिम्स का पेपर ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना आसान पेपर था। बहुत ही बैलेंस्ड और सधा हुआ पेपर बनाया था हमने। पूरा पेपर का सोल्यूशन डिस्कस किया था अड्डा 24/7 पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा था उसे। और उसके बाद में मैंने देखा कि बहुत एनसीईआरटी से कोर कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, इफ एम आई नॉट रॉन्ग, है ना। एनसीईआरटी से उन्होंने हैंड पिक्ड क्वेश्चन निकाले थे, चाहे ज्योग्राफी हो, साइंस के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद में हिंदी इंग्लिश का आपने पूरा बता दिया। और जीएस का पेपर जो है उसमें 6 मार्क्स एंड 14 मार्कर क्वेश्चन थे, है ना। जी जी। 6 मार्कर एंड 14 मार्कर, जैसे यूपीएससी में 10 और 15 होता है। और उधर एक और बात ध्यान रखिए कि सर से एक और चीज पूछ लेते कि भाई टोटल हरियाणा में 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपके पास 29 अलग अलग ऑप्शनल हैं, लेकिन आपने जो है एंथ्रोपोलॉजी लिया। तो मैं ना एंथ्रोपोलॉजी की विशेषज्ञता पर तो जाऊंगा तो वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगा। मेरा आपसे प्रश्न है कि ऑप्शनल का जो चुनाव होता है वो कैसे एक बच्चा करे। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि स्टूडेंट का सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो ये होता है, ऑप्शनल को कैसे चूज किया जाए। यस प्लीज बताइए। सर, एंथ्रोपोलॉजी का तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरे लिए, बिकॉज स्पेशली एचसीएस में जो ये वाला एग्जामिनेशन था 2021 का, जो नोटिफिकेशन था, इसी टाइम एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था एचसीएस में, पहले नहीं था। क्योंकि जो लास्ट टाइम एचसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ सब्जेक्ट्स नहीं थे ऑप्शनल के, बट मैंने ऑलरेडी अपना यूपीएससी की क्योंकि तैयारी शुरू कर दी थी, तो मैंने एंथ्रो चूज कर लिया था। बट लकीली एचसीएस ने इस साल जो भी यूपीएससी के जो भी ऑप्शनल थे वो सबके सब इंट्रोड्यूस कर दिए थे एज इट इज। तो वो मेरे फेवर में काम किया है, नहीं मेरे को कुछ और ऑप्शन लेना पड़ता है एचसीएस के लिए अलग से। अच्छा, हाँ, वैसे आपका यूपीएससी में भी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है? जी सर, एंथ्रोपोलॉजी ही था। पहली बार हरियाणा ने, एचसीएस ने ये भी तो किया था ना सर कि यूपीएससी वाला पैटर्न पहली बार एचसीएस में अपनाया जी गया। जी जी सर। और पहले मैं वो एंथ्रो की ऑप्शनल कैसे चूज करना है वो बता देता हूँ। प्लीज बताइए। हाँ जी सर, ऑप्शनल आई थिंक आप बहुत अच्छे से समय लेके डिसाइड करके चूज करें, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑप्शनल एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है।
आपका लिस्ट में नाम आना, रैंक आना ऑप्शन पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन को चूज करने के लिए जो मैंने देखा था कि मेरे पास, तो मैंने 3-4 ऑप्शन शॉर्टलिस्ट किए थे। एक सिविल इंजीनियरिंग को ही मैंने कंसीडर किया था जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था। दूसरा एंथ्रोपोलॉजी था। जी सर। और तीसरा मैंने सोशियोलॉजी और PSIR, इन चारों को मैंने कंसीडर किया था। आपने बट एंथ्रोपोलॉजी को मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें अगर आप देखेंगे कि उसमें एक साइंटिफिक कंपोनेंट भी है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, देन एक उसमें एक सोसाइटी भी है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, देन हम फिर ह्यूमन एवोल्यूशन, ट्राइबल्स, तो काफी डाइवर्स सिलेबस है। तो पढ़ने में मेरे को लगा था कि मजा आएगा इसको, कि अगर मेरे को लॉन्ग टर्म में पढ़ना पड़ा। और सेकंड, गाइडेंस रेडिली अवेलेबल थी। और उस साल एक्चुअली जो टॉपर थे, जब मैंने 2019-2020 में शुरू किया था, तो टॉपर शायद सेकंड रैंक अक्षर जैन सर थे, उन लोगों का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन था। तो मेरे को पता चला था कि अच्छा ये ऑप्शन में ऐसे है। तो ऑप्शनल तो आई फील बहुत सोच समझ के आप चूज करें, हड़बड़ी में ना चूज करें, बिकॉज कई बार लंबा पढ़ना पड़ जाता है, एज इट वाज इन माय केस। जजमेंट लिया जा सकता है क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के? 2-4 आपने जैसे 4 बताया कि 4 में से कोई एक ऑप्शनल आपको चूज करना था 4 सब्जेक्ट में से, तो क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी डिसीजन लिया जा सकता है क्या आपके अकॉर्डिंग? अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको इतना हेल्प करेगा। स्पेशली आप सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज है। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री में मान लो अपनी ग्रेजुएशन की है, तो आपको अगर हिस्ट्री परस्यू करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। बट इन माय केस एंथ्रोपोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना तो पॉइंट नहीं था, क्योंकि वो टोटली एक कंप्लीट न्यू सब्जेक्ट था मेरे लिए। बट एट द सेम टाइम एज आई सेड कि एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो थोड़ा मैंने सीनियर्स से अपना कंसल्ट किया, थोड़े अपने टीचर्स और गाइडर्स मेंटर्स से उनसे डिस्कस किया, तो आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद एंथ्रोपोलॉजी। मतलब जब कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो जैसे मान लो आपने बीटेक कौन से सब्जेक्ट से किया है? सर सिविल इंजीनियरिंग सर। तो उसमें और इस सब्जेक्ट को चूज करने में मतलब एक, मान लो मैं बीकॉम कर रहा हूँ और मैं किस तरीके से उस सब्जेक्ट को चूज करूँ कि या मेरे को ज्योग्राफी चूज करूँ, मैं कॉमर्स चूज करूँ, इकोनॉमिक्स करूँ, या फिर मैं हिस्ट्री करूँ, या फिर आप वाला सब्जेक्ट? सर पहला तो जैसे बोला, एक इंटरेस्ट, आप सिलेबस अच्छे इंटरेस्ट से एनालाइज करिए, थोड़ी रिसर्च करिए उस टॉपिक की एंथ्रोपोलॉजी है क्या। फॉर एग्जांपल अगर ज्योग्राफी चूज कर रहे हैं तो ज्योग्राफी है क्या, या इसका पहले कैसा एग्जाम आता है। थोड़ा अपने सीनियर से या ऑलरेडी जो टीचर हैं उस सब्जेक्ट के, उनसे बात करिए। अगर आपके पास एक्सेस है या आप किसी को जानते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनसे थोड़ा कंसल्ट करिए कि ये ऑप्शनल के लिए गाइडेंस अवेलेबल है क्या नहीं। तो यही 3-4 फैक्टर है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है उस सब्जेक्ट के लिए, रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो यू शुड कंटिन्यू। थर्ड, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑप्शनल, कि कि कैसा स्कोर आ रहा है बच्चों का इस ऑप्शन में। हाँ, मतलब तो इस ये सब्जेक्ट में मैं भी पूछने वाला था आपसे, जो आप बोल रहे हो कि कई बार ये होता है ना कि किस सब्जेक्ट में स्कोर ज्यादा अच्छा आता है, उसमें वो मतलब उसको भी ध्यान में रखना चाहिए क्या? सर ये बहुत थोड़ा सब्जेक्टिव फैक्टर है, बिकॉज जी। अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शनल के टॉपर नहीं होते, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ऑप्शन का टॉप 10 में वो इंसान होता ही नहीं है। तो हाँ, ऐसा। किसी एक ऑप्शन को ऐसे बोलना कि ये इसी के टॉपर होते हैं या इसी में हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, ये थोड़ा मेरे को लगता है सही नहीं है। बिकॉज ऑप्शन एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप किसी भी ऑप्शन को अच्छे से तैयार करेंगे और अपने आंसर्स वैसे लिख के आएंगे कि एग्जामिनर को पसंद आए, तो एनी ऑप्शनल कैन टेक द टॉप प्लेस। जी। सो जो आंसर राइटिंग वाला जो पार्ट है ना, मैं 2-3 क्वेश्चन ही आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपका, एक तो जैसा कि मुझे पता है कि आप बहुत कैलकुलेटिव है इन दिनों में। तो आपका जो आंसर राइटिंग है, स्टूडेंट्स ना मैंने देखता हूँ कि तैयारी में तो घुस जाते हैं, बहुत अच्छे से एंटर हो जाते हैं कि नहीं तैयारी करनी, उनका एक नया नया जोश होता है, और फिर कुछ ही दिनों बाद उनका जोश ठंडा भी पड़ता जाता है। और ऐसे बहुत रेयर जैम होते हैं जो तैयारी करने लगते हैं और कंटिन्यूअस रखते हैं। तो आंसर राइटिंग से कहीं ना कहीं वो फोबिक होते, शुरुआत ही नहीं करते हैं। तो आप ऐसा कोई मूल मंत्र बताओ कि स्टूडेंट्स हमारे ना आंसर राइटिंग
के बिना कुछ संभव ही नहीं, ऐसा कुछ आप बताइए ताकि वो प्रेरित हो जाए कि हाँ स्टार्ट किया जाए। सर जहाँ तक आंसर राइटिंग की बात है, मैंने भी ज्यादा आंसर राइटिंग स्टार्टिंग में तो नहीं की थी, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट 20 जब स्टार्ट किया तो पहले 1 साल में तो आई डोंट थिंक मैंने कोई आंसर लिखा था। आई वाज जस्ट रीडिंग। पहले तो ये था कि प्रीलिम्स क्लियर करना है, बट एज आई सेड कि जब सेकंड टाइम पे प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो 2-2.5 महीने मिलते हैं मेंस के लिए, तो उसमें फिर बहुत हड़बड़ी हो जाती है कि आपको सिलेबस भी कवर करना है, आपको टेस्ट भी लिखने हैं, आपको ये भी डिसाइड करना है कि आंसर कैसे लिखना है। तो वो फिर कहीं ना कहीं वो फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच वाली बात आ जाती है कि आंसर राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको उस एक शीट को देख के ही मार्क्स मिलेंगे। आप खुद तो वहां पे नहीं प्रेजेंट हो सकते एग्जामिनर के सामने, आप अपनी जो भी नॉलेज है वो उस आंसर के थ्रू ही एक्सप्रेस करेंगे। तो आंसर राइटिंग की जो आर्ट, तो आर्ट बोल सकते हैं इसको, इट्स एन आर्ट। तो उसमें जो भी ये एक्सप्रेशन सबके पास नहीं होती है यार। सिर्फ नहीं होती, मैं तो मेरे पास तो खुद नहीं थी, बट इसको डेवलप किया जा सकता है। किया जा सकता जी जी। है, समथिंग कि आप नहीं कर सकते। और इसमें So, I feel- जब आप मीडियम चूज करते हैं तो उसमें हिंदी या इंग्लिश मीडियम का कितना जो है रोल होता है राइटिंग में? सर मेरे को हिंदी का तो नहीं पता क्योंकि आई वॉज इन कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश चूज किया था। बाकी हिंदी मीडियम में अगर हिंदी में थोड़ा सा आपकी साइड से नेटवर्क, एक मिनट, एक शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। I'll just हाँ ऐसे। सो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब वापस आ चुके हैं। यस यस यस, बताइए प्लीज। हाँ जी, हिंदी इंग्लिश की जो बात है वही है कि आपको अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं खुद को एक्सप्रेस करने में और इंग्लिश में आपको समय लग रहा है तो फिर हिंदी को ही आप चूज करिए। क्योंकि यूपीएससी में तो ये देखा है ना हमने कि भाई जैसे मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं, 15 20 25 तक ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, और टोटल वो 600 से 700 सीटें होती हैं। तो उनका नंबर कम आता है, या फिर वो उनको चेक करने वाले कम होते हैं, या फिर उनको लिखने का तरीका अच्छा नहीं होता, क्या रीजन होता है वो, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं यदि आपको आइडिया है तो? तो इसके बारे में तो मेरे को नहीं आइडिया क्योंकि हिंदी की क्यों नहीं परफॉर्म करता बेटर। मेरे को इसका तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने खुद हिंदी में कभी नहीं लिखा एग्जाम, तो आई डोंट थिंक यू हैव एडिक्वेट नॉलेज टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके सर। सो थोड़ा सा जो जहाँ तक मुझे थोड़ा सा अंदाजा उसमें ये है कि थोड़ा सा टेक्स्ट और जो बुक्स है और जो मैगजीन्स है और जो न्यूज़पेपर्स वगैरह है वो इंग्लिश में कंटेंट थोड़ा सा हेल्दी और रिच है, और स्टूडेंट्स थोड़ा सा फॉरवर्ड है इंग्लिश वाले। हिंदी वाले टॉपर्स हैं, 15th रैंक लाई है, लेकिन हाँ हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं वो कंटेंट वाली जो बात आती है वो इतना एग्जॉस्टिव मटेरियल वो थोड़ा सा लैकिंग करता है हिंदी में। अदरवाइज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के एज ए स्टूडेंट तो मैं इसी बात को कहूंगा स्टूडेंट्स आप लोगों को कि यार मोटिवेटेड रहिए, चाहे आपका हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है, ये सारी चीज विल पावर पे है और टॉपर्स हिंदी में भी आते हैं, इसमें कोई डाउट और डिलेमा तो नहीं है। फाइनली मैं एक लास्ट क्वेश्चन सर, यस और नो सर, इफ एम आई नॉट रॉन्ग, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है या नहीं है, थोड़ा सा फैक्टर कमल जी? जी, रिसोर्सेज का तो फैक्टर है ही है। हाँ हाँ। तो जी सर। सर आखिरी क्वेश्चन सर से पूछ लीजिएगा, हाँ, बहुत लंबा टाइम हो गया सर से ज्यादा बात लंबा करते समय हुए। ले लिया और नहीं प्लीज प्लीज। फाइनल जो है ना वो थोड़ा सा लंबा प्रश्न हो जाएगा, आप अच्छे से ही बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि एक तो इंटरव्यू बोर्ड जो है स्टूडेंट्स को कुछ एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं होती कितने बोर्ड मेंबर्स होते हैं और एक दिन में कितने इंटरव्यू चल रहे थे, क्योंकि मुझे याद आ रहा है 30 से लेकर और 5 फरवरी तक आपका इंटरव्यू चला। और इंटरव्यू में यदि आप कुछ बहुत ही ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आया हो या फिर ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा हो यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इस तरह का कुछ पूरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा इंटरव्यू का शेयर कर दीजिए। मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बार आप आपका एक्सपीरियंस बता दीजिएगा हमें। जी सर एचपीएससी में तो 4 मेंबर का बोर्ड होता है। उसका जो जी सर, जो एचपीएससी के मेंबर्स हैं वो उस बोर्ड को चेयर करते हैं। बाकी 3 मेंबर्स आई थिंक आउटसाइडर्स होते हैं। तो जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है 20-25 मिनट का इंटरव्यू चलता है और उसमें बहुत ही डाइवर्स क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। उन्होंने मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड जो सिविल इंजीनियरिंग है उनसे कुछ क्वेश्चन थे
दूसरा क्योंकि मेरा इंटरव्यू 3 तारीख को था और बजट आया था उससे एक दिन पहले, जी 1 तारीख को बजट आया था, तो बजट से क्वेश्चन थे कि आपको क्या बजट की प्रोविजंस में अच्छा लगा और क्यों लगा, उससे क्वेश्चन थे। तीसरा थोड़े HR बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि वाई HCS एंड वाई नॉट कंटिन्यूइंग द सिविल इंजीनियरिंग, उनसे क्वेश्चन थे। फिर चौथे टाइप के कि आपकी थोड़ी ऑनेस्टी और आपकी एथिकल वैल्यूज को चेक करने के लिए थोड़ी केस स्टडीज आपसे सिचुएशन में आपको डाला जाता है हाँ बिल्कुल कि आप तब क्या करेंगे। जी तो इस प्रकार से क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के मतलब आपका वो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जहां तक मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आप जब आ रहे थे यहाँ तो कितनी सीढ़ियां थी या कितने बटन हैं आपके शर्ट में, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नहीं सर, वो मूवीज में अक्सर दिखाते हैं, बट ऐसा एक्चुअल इंटरव्यू में तो नहीं हुआ अभी तक। जी सर। तो फाइनली आपके साथ हमारा जुड़ना वाकई में नॉट ओनली हमारा बल्कि मेन उद्देश्य था हमारा कि हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देखें और वो प्रेरित हों कि वो भी अपनी हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। जिस प्रकार से पहले ही प्रयास में पहला रैंक 1 लेकर आए हैं, उम्मीद करूंगा आप लोग थैंक भी यू सभी सर। उत्साह के साथ। यस सर, बहुत बहुत बधाइयां वैसे आपको। मेरा एक प्रश्न फिर भी रह जाएगा और वो बहुत शॉर्ट में होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको जी जी वैसे तो वो पूछे बहुत कुछ सर। शुरुआत में पूछ लेना चाहिए था कि द पर्सनैलिटी यू लुक अप टू, वह व्यक्तित्व जिसे आपको लगता है इसके कारण इनके कारण, चाहे वो परिवार में हो या फिर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो जैसे कलाम साहब कोई भी, तो आपको ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो बहुत ज्यादा प्रभावित किया? तो मैं ये एक प्रश्न रखना चाहूंगा। यस सर, कि शुरू से ही मेरे फादर हैज बीन दी रोल मॉडल, शुरू से ही, कि वो एक इंस्पिरेशन, कि उनकी पर्सनालिटी जो है या फिर उनकी जो एक तरह से थ्रू आउट माई जर्नी एक अप्रोच रही है, एक गाइडेंस रही है, एक सपोर्ट जो रहा है, वो मेरे लिए काफी इंस्पिरेशनल था शुरू से। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने बड़ा कीमती समय दिया है। डेफिनेटली जैसे सर ने बोला कि बहुत कैलकुलेटिव आप होंगे अभी, और क्योंकि मतलब अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है तो एक जो आपका एक मतलब खुशी जो होती है तो उसको कैसे समेटना है तो वो भी आप सीख रहे होंगे, क्योंकि जी सर, जी सर। इतने बड़े पद पर वो भी फर्स्ट रैंक के साथ आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आप जो है जगह लेने वाले हैं। और आशा करते हैं कि आप यूपीएससी में आप जब आपका मेन क्रैक हुआ है तो आप वहाँ आपकी रैंकिंग फर्स्ट हो। और आपने अपने एक्सपीरियंस बताए सारे, और किस तरीके से मैंने तैयारी स्टार्ट की, कैसे आप सब्जेक्ट आपको चूज करने चाहिए, ठीक है, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, कितने टाइम में आप तैयारी कर सकते हैं, वो आपने सब कुछ बताया है जितना जो है। और आप सभी बच्चे बिल्कुल जी आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, क्योंकि जितना जल्दी रिजल्ट आया है ना सर, मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी आने वाली जो नई पोस्ट आने वाली है तो जल्दी ही नोटिफिकेशन जो है नया भी आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा भाई, क्योंकि 2 महीने 4 महीने में बरसाती मेंढक बन करके SCS में फर्स्ट रैंक नहीं लाई जाती या यूपीएससी क्रैक नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो एक तो मैं सभी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं आप सभी से आशा करूंगा कि आप लोग सभी वेल विशर की तरह काम करें और आपकी शुभकामनाएं कमल चौधरी जी के लिए आगे भी लगी रहें और वो हरियाणा को बहुत अच्छी सेवा दे, और जल्दी मैं देखना चाहूंगा कि देश में भी वो अच्छी सेवा दे। इसकी शुभकामना जरूर करना उनके लिए। और साथ ही साथ में मैं आपको कहूंगा कि लगातार आप जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ। हम आपके लिए लगातार इसी प्रकार से टॉपर स्टॉक लेकर, है ना, टॉपर स्टॉक लेकर आते रहेंगे। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कमल चौधरी जी, आप हमारे साथ सदैव बने रहना। समय समय पर हम आपके जो वक्तव्य हैं, आपका जो रूमिनेशन है, उससे हम लोग लगातार लाभान्वित होते रहेंगे। हमारे हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उससे लाभान्वित होते रहें। इसी कामना के साथ आज वीडियो का समापन यही करते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया रहा आपके साथ। थैंक यू सो मच सर, इट वाज प्लेजर। थैंक यू सर। ओके।